नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ इंडिया रिपोर्टर्स में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर, वो भी ग्राउंड जीरो से, सीधे रिपोर्टर्स की जुबानी। ग्राउंड जीरो से हम आपके लिए लेकर आते हैं वो खबरें जो आपके लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें इंडिया रिपोर्टर्स में, सीधे ग्राउंड जीरो से। संसद के मॉनसून सत्र में एंटी पेपर लीक बिल के बाद एक और मुद्दा चंदा चोरी का तुल पकड़ता नजर आ रहा। आज पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने गेरुआ वस्त्र पहनकर एक बार इसे और तुल दे दिया। संसद के मकर द्वार पे पप्पू यादव ने गेरुआ वस्त्र, यूं कह लें कि साधु का रूप धारण करके चंदा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से उन्होंने साधु का वस्त्र उन्होंने पहन लिया और साथ ही साथ उन्होंने यह भी करते हुए नजर आए कि जो भी उन्हें चंदा दे रहे थे वो पॉकेट में डाल रहे थे और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि साधु जो है वो चंदा चोरी करते हैं। देखिए, चंपत राय से ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ था और अब लोकसभा तक पहुंच गया। लेकिन पप्पू यादव के इस आचरण से एक तरफ जहां साधु संत पूरी तरीके से नाराज हो गए, कई सारे अखाड़े के जो साधु संत हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो दूसरी तरफ लोकसभा सचिवालय भी इसको लेकर अब पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट हो गया। एक तरफ जहां संसद में आज जो हंगामा हुआ, पप्पू यादव ने जो पूरा कृत्य किया, उसके बाद मकर द्वार पर अब किसी तरीके का प्रदर्शन जो है उसे रोकने की बात जो है वो की गई। सीधे तौर पे लोकसभा सचिवालय ने कहा कि इस तरीके के सख्त हिदायत दिए गए हैं कि अब इस तरीके का कोई प्रदर्शन जो है वहां पर नहीं किया जाएगा। वस्त्र दूसरे तरीके का धारण करके किसी भी धार्मिक चीजों को ठेस नहीं पहुंचाना है। वहीं दूसरी तरफ कई अलग अलग अखाड़ों के संत ने कहा कि जो खुद क्रिमिनल है, जिनके ऊपर कई सारे केसेस हैं, वो चंदा चोरी का जिक्र कर रहे हैं। जब इसको लेकर एसआईटी का गठन हो गया, पुलिस छानबीन कर रही है और अयोध्या के जो पुजारी हैं उन्होंने भी साफ कह दिया है कि जिनके ऊपर चोरी का आरोप है उन पर कार्रवाई की जाएगी। चंपत राय पे खासतौर पर जो पूरा कह सकते हैं कि मुद्दा जो है वो गरमाया, उसे पप्पू यादव ने आज अपनी तरफ एकत्रित कर दिया। पप्पू यादव इस सोच से गए थे कि वो अपनी बातों को वहां रख पाएंगे, लेकिन जिस तरीके का वस्त्र उन्होंने धारण किया उसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गए और कई सारे अखाड़ों के जो पुजारी हैं, संत महात्मा हैं, उन्होंने आरोप लगा दिया और सीधे तौर पे कहा कि सनातन का पूरी तरीके से वो विरोध कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से साधु महात्मा बनकर मकर द्वार के समक्ष बैठ गए हैं। सामने में दो दान पात्र हैं, तमाम नेता आ रहे हैं, खुद राहुल गांधी आ रहे हैं और दान पात्र में पैसे डाल रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव वहां डालने नहीं देकर सीधे पॉकेट के अंदर रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये दिखाने की पप्पू यादव कोशिश कर रहे थे कि जो चंदा चोरी मामला अयोध्या में हुआ वो इसी कदर हुआ कि लोग दान पात्र में डाल रहे थे और वहां से उठा के लोग जो पुजारी, महासंत और संत जो हैं वो पॉकेट में रख रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा तुल पकड़ता नजर आया। एक तरफ साधु संत ने इस पे सवाल खड़ा किया तो दूसरी तरफ अब लोकसभा सचिवालय ने भी इसको लेकर संज्ञान ले लिया। पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस तरीके का वस्त्र धारण करके आप संसद में नहीं आ सकते, ये गलत है। तो दूसरी तरफ लोकसभा सचिवालय ने कहा कि मकर द्वार पर जो प्रदर्शन किया गया वस्त्र पहनकर वो पूरी तरीके से गलत है, इस तरीके का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया है, यानी कि अब कोई इस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर सकता। लेकिन सुर्खियां आज पप्पू यादव ने वस्त्र धारण करके बटोर ली। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में मारे गए आईबी अधिकारी की हत्या के आरोप में दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने तत्कालीन निगम पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा के साथ साथ भारी जुर्माने से दंडित किया। बात की जाए अगर ताहिर हुसैन की, तो ताहिर हुसैन के साथ जो अनस, नाजिम, कासिम और जावेद, ये 4 लोग और थे जिनको कड़कड़डुमा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि जिस वक्त ये सजा सुनाई जा रही थी उस वक्त कड़कड़डुमा कोर्ट में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे ताकि कोई भी किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े और जो आरोपी हैं उनको लेकर की भी सुरक्षा को पुख्ता किया गया था। बात की जाए अगर 2020 की, तो 2020 के दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की डेड बॉडी जो है वो खजूरी खास के नाले से बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम जब किया गया तो अंकित शर्मा की बॉडी पर 50 से ज़्यादा तेज़ धारदार हथियार के निशान पाए गए थे, जिसके बाद यह पूरा मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गया। उसके बाद कोर्ट में यह मामला गया और 6 साल इस पूरे मामले की सुनवाई चलने के बाद 13 जुलाई 2026 को
दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट ने 11 आरोपियों में से 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि 5 जो आरोपी थे जिसमें ताहिर हुसैन जो था उसको जो है वो दंगा, अपहरण, हत्या और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का आरोपी बनाया। ताहिर हुसैन के साथ साथ 4 और आरोपी थे जिनको ये तमाम जो है वो आरोपों में आरोपित किया गया था, जिसके बाद शुक्रवार यानी आज इन तमाम 5 लोगों को अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़ुमा कोर्ट ने कड़ी जो है सजा की जो है वो सुनाई है। फिलहाल अगर बात कर ली जाए 2020 की, तो 2020 में जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे तो उस दौरान ताहिर हुसैन के चांदबाग वाले घर को दंगाइयों ने एज अ गोदाम के तौर पे इस्तेमाल किया था। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें निकल के सामने आई थी। जब पुलिस जो चांदबाग के ताहिर हुसैन के घर पे पहुंची थी तो ताहिर हुसैन के घर के कमरों और छत पे से पेट्रोल बम, हथियार, पत्थर और गुलेल, ये तमाम चीज़ें मिली थी जिनका इस्तेमाल दंगाइयों ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए 2020 के दंगों में इस्तेमाल किया था। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल उस दंगों में किया गया था जिसे जो दिल्ली पुलिस ने अहम सबूत बनाकर कोर्ट में पेश किया था और जिसे कोर्ट ने अंकित शर्मा की हत्या के मामले में महत्वपूर्ण सबूत मांगा। हालांकि अगर बात की जाए कड़कड़ुमा कोर्ट की, तो कड़कड़ुमा कोर्ट ने जो पुलिस के द्वारा जो एविडेंस रखे गए थे, जो तकनीकी सबूत रखे गए थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट रखी गई थी, गवाहों के जो बयान जो है वो दिए गए थे कड़कड़ुमा कोर्ट में, उसे भी अहम सबूत माना था अंकित शर्मा की हत्या को लेकर। जिसके बाद 13 जुलाई को कड़कड़ुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 4 आरोपियों को दोषी पाया था अंकित शर्मा की हत्या को मामले को लेकर। उसके बाद जो सजा के ऐलान के लिए उन्होंने जो है वो शुक्रवार यानी आज की जो है वो 31 जुलाई की जो डेट है उसे मुकर्रर किया था और आज कड़कड़ुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को उम्र कैद के साथ साथ भारी जुर्माने से भी दंडित किया। अंकित शर्मा के परिवार वालों ने जो है राहत की सांस ली। उनका ये कहना है कि 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार उनको इंसाफ मिला। उन्हें विश्वास था कि कानून उनको इंसाफ देगा और 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उनको इंसाफ मिल गया। फिलहाल तमाम चीज़ें अब सामने हैं और तमाम रास्ते भी ताहिर हुसैन और तमाम आरोपियों के सामने हैं। बस ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ताहिर हुसैन का कानून को लेकर या अपनी सज़ा के विरोध में कानून का किस तरीके से इस्तेमाल करके आगे अपने सज़ा के विरोध में अपील की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। जंतर मंतर पर हुए पथराव और लाठीचार्ज के बाद जब जांच आगे बढ़ी तो दिल्ली पुलिस को पता चला कि इस जंतर मंतर के सीजेपी के प्रोटेस्ट में 2800 से ज़्यादा वो क्रिमिनल्स पहुंचे थे जिन पर दिल्ली के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग क्राइम के तहत मामले दर्ज हैं। सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो आउट ऑफ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ दिल्ली के इन तमाम जगह पर 200 से ज़्यादा ऐसे क्रिमिनल्स जो है वो उनके खिलाफ मामला दर्ज है जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में ना सिर्फ पहुंचे बल्कि वहां पर हुड़दंग भी मचाया। इंटेलिजेंस ने जैसे जैसे अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो इंटेलिजेंस को ये पता चला कि इन 250 से ज़्यादा जो क्रिमिनल्स वहाँ पे पहुँचे थे उन पर किसी पे डकैती के मामले दर्ज हैं, 6 पर पॉक्सो के मामले दर्ज हैं और 60 से ज़्यादा ऐसे मामले हैं जिसमें दुष्कर्म के मामले के जो आरोपी हैं वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए। फिलहाल अगर बात की जाए सीजेपी के प्रोटेस्ट की तो सीजेपी के प्रोटेस्ट में साफ तौर पे अभिजीत दिपके ने ये कहा था कि जो हुड़दंगी इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिन्होंने हिंसा की है, जिन्होंने संसद को घेरने की कोशिश की, वो हमारे प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है, उनसे सीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट में 2800 से ज़्यादा क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हुए, उन्होंने ना सिर्फ देश के खिलाफ नारेबाजी की बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अपशब्द कहे। इतना ही नहीं, कई मामलों में देखा गया है कि ना सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें तोड़ा फोड़ा गया, बल्कि आईपीएस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया। इस डोजियर में साफ लिखा हुआ है कि 168 पुलिस कर्मियों को सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान निशाना बनाया गया और अब दिल्ली पुलिस या ये कहा जाए जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, तमाम एजेंसीज अब उन 2800 लोगों को जो है वो पूरा उनका कच्चा चिट्ठा जानने की कोशिश कर रही है। वो तमाम सीसीटीवी फुटेज
जिनके आधार पर ये पूरा डोजियर जो इंडिया डेली के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है उनका जो है पूरी तरीके से जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज देख रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या जो क्रिमिनल्स 2800 से ज़्यादा सीजेपी के प्रोटेस्ट में पहुंचे थे, क्या उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, या फिर जो 168 पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनको चोट पहुंचाने में इन तमाम 2800 लोगों की क्या भूमिका है, क्या ये इन्वॉल्वमेंट इनकी थी या नहीं थी। इस प्रदर्शन की आड़ में तमाम उन हिंसा की जो वारदातें हैं उनको अंजाम दिया जो नहीं की जानी थी, और 168 पुलिसकर्मियों को जो चोटें पहुंचाई उनको लेकर भी पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस का ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें इन क्रिमिनल्स जो 2800 क्रिमिनल्स इस डोजियर में दर्ज हैं उनके खिलाफ जो सबूत आएंगे उसके तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। कांवड़ यात्रा 2026 शुरू हो चुकी है और हरिद्वार गोमुख से गंगा जल लेकर शिव भक्त लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट की चुनौती भी बढ़ती जा रही है। मेरठ जोन पुलिस ने इस बार करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सीसीटीवी, ड्रोन सर्विलांस और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया है। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि निथानी और मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे की निगरानी में हाईटेक सिस्टम के साथ जमीन पर भी भारी पुलिस बल तैनात है। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और अब मेरठ जोन पुलिस की तैयारियों की असली परीक्षा भी शुरू हो गई है। हरिद्वार और ऋषिकेश से गंगा जल लेकर लौट रहे करोड़ों शिव भक्त मेरठ जोन के अलग अलग रास्तों से गुजर रहे हैं। वर्ष 2025 में करीब 4.5 करोड़ शिव भक्तों ने गंगा जल लिया था, जिनमें लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु मेरठ जोन से होकर गुजरे थे। इसी अनुभव को आधार बनाकर इस बार सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक किया गया है। एआई कैमरे, ड्रोन, डिजिटल कंट्रोल रूम और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हर स्तर पर नजर रखी जा रही है। मेरठ जोन के मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, शामली और सहारनपुर समेत कई जिलों में कांवड़ मार्ग और संवेदनशील स्थानों पर एआई और मशीन लर्निंग आधारित सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क सक्रिय है। कैमरों की लाइव फीड सीधे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक पहुंच रही है। यहां तैनात पुलिसकर्मी लगातार भीड़, ट्रैफिक और संवेदनशील गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। किसी संदिग्ध गतिविधि या अचानक भीड़ बढ़ने की स्थिति में संबंधित फील्ड टीम को तत्काल अलर्ट किया जा सकता है। जमीन पर सीसीटीवी के साथ आसमान से भी कांवड़ मार्ग की निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरों के जरिए भीड़, ट्रैफिक और संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। ड्रोन से मिलने वाली तस्वीरें और सूचनाएं कंट्रोल रूम तक पहुंच रही हैं। इससे पुलिस को किसी इलाके में भीड़ बढ़ने, ट्रैफिक प्रभावित होने या किसी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तेजी से फैसला लेने में मदद मिल सकती है। कांवड़ यात्रा में तकनीक के साथ साथ ग्राउंड नेटवर्क भी पूरी तरह एक्टिवेट है। मेरठ रेंज में 4 अस्थायी थाने और 58 अस्थायी पुलिस चौकियां काम कर रही हैं। इन सभी को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है और जीपीएस आधारित मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी है। फर्स्ट एड, पेयजल, प्रकाश, संचार और हेल्प डेस्क जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। यानी श्रद्धालु जहां हैं वहां पुलिस मौजूद है और कंट्रोल रूम से पूरी व्यवस्था की निगरानी लगातार की जा रही है। मेरठ पुलिस लाइन में बनाया गया इंटीग्रेटेड कमांड एंड सीसीटीवी कंट्रोल रूम इस पूरे सुरक्षा नेटवर्क का अहम हिस्सा है। यहां सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम से अधिकारियों को एक जगह से अलग अलग इलाकों की स्थिति की जानकारी मिल रही है। इससे भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण और किसी भी आपात स्थिति में फील्ड फोर्स को निर्देश देने में तेजी आ सकती है। कांवड़ यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होती हैं। इसी को देखते हुए मेरठ पुलिस की सोशल मीडिया लैब सक्रिय है। मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर की मदद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी बनाई जा रही है। फेक न्यूज, अफवाह या भड़काऊ पोस्ट सामने आने पर उसकी पहचान कर संबंधित टीम को कार्रवाई के लिए अलर्ट किया जा रहा है। यानी पुलिस की नजर सिर्फ सड़कों पर नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है। मेरठ से होकर लाखों कांवड़िए गुजर रहे हैं और आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ने वाली है। ऐसे में टेक्नोलॉजी और ग्राउंड पुलिस का बेहतर कॉम्बिनेशन सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है।
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम हामिद मंडल बताया जा रहा है। हामिद को बर्धमान जिले से गिरफ्तार किया है। एक रिहायशी इलाके में वो तकरीबन 2 से 3 महीने से रह रहा था। ये भी जानकारी मिली है कि हामिद के तार जैश से जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा पता चला है कि हामिद के साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे जो हैं वहां पर रह रहे थे। पुलिस ने, एसटीएफ ने कई ऐसे दस्तावेज, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हामिद के पास से जो इस तरफ इशारा करते हैं कि हामिद लंबे समय से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर नजर बनाए हुआ था। 9 मई को पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई। शुवेंदु अधिकारी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। अब उसके बाद से लगातार इस तरह के इनपुट्स जो हैं सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे थे। हालांकि अभी पूर्णतः इस मामले का खुलासा करने से पुलिस और एसटीएफ दोनों ही बच रही हैं, लेकिन लगातार वो डॉक्यूमेंट्स जो है खंगाले जा रहे हैं जिनके जरिए ये पता चला है कि जो शख्स है ये शुवेंदु अधिकारी के रूट्स, उनकी वीआईपी मूवमेंट्स, वो किससे मुलाकात करते थे। इसके अलावा उनकी दूसरी जो गोपनीय जानकारियां हैं उन पर नज़र बनाए हुए था। इसके अलावा पुलिस अब इस बात का भी पता लगा रही है कि आखिर वो सोर्स कौन सा था जहां से हामिद मंडल नाम के इस शख्स ने ये जानकारियां जुटाई हैं। इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया डेली 24/7 पर खबरें लगातार जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।